दोस्तों, आज भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी कौन सी है? जवाब साफ है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पार्टी की शुरुआत सिर्फ 3 सीटों से हुई थी। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस संगठन को कभी बैन कर दिया गया था, जिसके नेताओं को जेल में डाला गया था, वही विचारधारा आज भारत की सत्ता तक कैसे पहुंची? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1951 में एक नेता ने अपने साथ काम करने के लिए 27 साल के एक लड़के को रखा। उसे शायद चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती होगी, लेकिन वही लड़का 72 साल की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और जिस पार्टी की कहानी आज आप सुनने वाले हैं, वो कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये कहानी है पावर, आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का रिश्ता क्या है, क्यों आरएसएस अपने लोगों को बीजेपी में भेजता है, क्यों जनसंघ ने समाजवादियों और कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया, क्यों गांधीवाद की बात करने लगी वही पार्टी जो बाद में हिंदुत्व की सबसे बड़ी आवाज बनी, और आखिरकार जनसंघ खत्म करके बीजेपी क्यों बनाई गई। ये कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज शुरू करते हैं भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू ने एक ऐसा काम किया जो आज के समय में शायद इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने विरोधियों को भी जगह दी। इस कैबिनेट में थे भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन देश की आजादी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 30 जनवरी 1948 और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे। और यहीं से शुरू होता है भारत की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद। क्यों गोडसे का नाम जुड़ता है राष्ट्रीय स्वयं संघ और हिंदू महासभा से? देश में गुस्सा फूट पड़ा, सरकार ने एक्शन लिया। 4 फरवरी 1948 आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में डाले गए। आरएसएस प्रमुख एस.एम. गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। अगर आरएसएस सिर्फ सामाजिक संगठन था तो फिर उसके लोग राजनीति को इतना प्रभावित क्यों कर रहे थे? और यहीं से आरएसएस के अंदर एक नई सोच पैदा होने लगी, हमें अपनी राजनीतिक पार्टी चाहिए। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों एक ही कैबिनेट में थे, लेकिन सोच पूरी तरह अलग थी। नेहरू सेक्युलर और समाजवादी सोच रखते थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू पर आरोप लगाने लगे सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। फिर आया 1950 का लियाकत नेहरू समझौता। इस समझौते का मकसद था भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध कर दिया। और फिर 8 अप्रैल 1950 उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब उनके पास सरकार नहीं थी, पार्टी नहीं थी, लेकिन एक मौका जरूर था। दूसरी तरफ आरएसएस भी एक राजनीतिक चेहरा ढूंढ रहा था और दोनों की जरूरतें अब एक दूसरे से मिलने वाली थी। 1949 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुलाकात होती है आरएसएस प्रमुख गोलवलकर से। कई मीटिंग्स होती है और फिर आरएसएस अपने भरोसेमंद लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद के लिए भेजना शुरू कर। यहीं से शुरू होती है एक नई पार्टी की तैयारी, एक ऐसी पार्टी जो आने वाले 70 सालों में भारत की राजनीति बदल देगी। नाम था भारतीय जनसंघ। लेकिन रुकिए, अभी पार्टी बन भी नहीं रही थी और अंदर ही अंदर एक बड़ा गेम शुरू हो चुका था, क्योंकि आरएसएस ने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई। चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन संगठन हमारे लोग संभालेंगे। और यही स्ट्रैटेजी आज तक चल रही है। दोस्तों, किसी भी पार्टी में सबसे ताकतवर कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? नहीं, कोई बार सबसे ताकतवर वो आदमी होता है जो कैमरे में दिखता ही नहीं, जो भाषण नहीं देता, लेकिन नेताओं का करियर भी बना सकता है और खत्म भी कर सकता है। और जनसंघ बनते ही आरएसएस ने यही सिस्टम तैयार किया था, एक ऐसा सिस्टम जो आज तक बीजेपी में चलता है। 1951 दिल्ली में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मौजूद थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस के प्रचारक बालराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और कई हिंदूवादी नेता। यहीं पर तय हुआ एक नई पार्टी बनाई जाएगी। नाम रखा गया भारतीय जनसंघ। लेकिन असली खेल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में था। पार्टी का चेहरा कोई नेता होगा, लेकिन संगठन संभालेंगे आरएसएस के लोग। यानी पावर पीछे रहेगी, फेस आगे रहेगा। और यही मॉडल बाद में बीजेपी में दिखाई देता है। जनसंघ बनने से पहले उसकी राज्य यूनिट्स बनाई गई। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगा। अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, लेकिन संगठन आरएसएस संभालेगा। अगर आज की बीजेपी देखेंगे तो वही मॉडल अब भी मौजूद है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी,
ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, बैकरूम स्ट्रैटेजी, इनमें से बहुत लोग आरएसएस से आते हैं, यानी राजनीतिक मंच पर होती है, लेकिन कंट्रोल बैक स्टेज से। 21 अक्टूबर 1951 जॉनसन को नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया गया। पार्टी प्रेसिडेंट बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर एक युवा लड़का को चुना। उम्र सिर्फ 27 साल, नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब शायद किसी ने न सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि जॉनसन को पहली बार परीक्षा देनी थी। भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में भारत में पहली बार चुनाव हो रहे थे। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, दूसरी तरफ नई बनी जॉनसन। ना पैसा, ना बड़ा संगठन, ना मजबूत उम्मीदवार। कोई जगह तो टिकट देने के लिए बस दो चीजें देखी जा रही थी, पैसा है, विचारधारा मानते हैं बस। और फिर रिजल्ट आया। 489 सीटों में से जॉनसन को मिली सिर्फ 3 सीट, सिर्फ 3। लेकिन यहीं से पार्टी ने एक चीज सीख ली, अगर सीधे सत्ता नहीं मिल सकती तो मुद्दे बनाओ। और जॉनसन को पहला बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसका नाम था आर्टिकल 37। बेसिकली उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था। जॉनसन ने इसे मुद्दे बना दिया। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये नारा आग की तरफ फैल गया। दिल्ली से जम्मू तक प्रदर्शन शुरू हो गए। आरएसएस भी एक्टिव हो गया। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फैसला लिया, मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा। और यहीं पर कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। 11 मई 1953 उन्हें जम्मू कश्मीर में अरेस्ट कर लिया गया। फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और 23 जून 1953 सरकारी अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। देश में सनसनी फैल गई, लेकिन सबसे बड़ा असर जॉनसन पर पड़ा, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा चला गया था और आरएसएस का कंट्रोल पार्टी पर और बढ़ने लगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बैलेंस बनाकर चलते थे आरएसएस और नॉन आरएसएस नेताओं के बीच। लेकिन उनकी मौत के बाद आरएसएस ने धीरे धीरे पूरी पार्टी पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और पार्टी के अंदर वही आगे बढ़ सकता था जो संगठन के करीब हो। और इसी दौर में 2 नाम तेजी से ऊपर आने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन जॉनसन अभी भी एक छोटी पार्टी थी। देश की राजनीति में उसकी पहचान सीमित थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1960 आते आते जॉनसन तेजी से बढ़ने लगी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में सिर्फ आइडियोलॉजी से चुनाव नहीं जीते जाते। नैरेटिव चाहिए, इमोशन चाहिए, और सबसे जरूरी एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो लोगों को डिवाइड भी करे और यूनाइट भी। 1960 में जॉनसन को ऐसा ही मौका मिलने वाला था, और यहीं से शुरू हुआ उस पार्टी का राय जो आगे चलकर बीजेपी बनने वाली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद जॉनसन कमजोर जरूर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब पार्टी को पूरी तरह संभाल रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस ने अपने प्रचारकों को जॉनसन में भेजना शुरू किया। ऊपर से नीचे तक संगठन उन्हीं के हाथ में था। और इसी दौरान एक नेता तेजी से उभर रहा था, नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 1955 में लखनऊ सीट पर चुनाव हुए। जॉनसन ने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा मौका दिया। रिजल्ट, वाजपेयी चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने लगभग 28% वोट हासिल किए। और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि लोग पहली बार महसूस कर रहे थे जॉनसन सिर्फ एक फ्री पार्टी नहीं है। फिर आया 1957 का चुनाव। वाजपेयी 2 सीटों से लड़े, मथुरा और बलरामपुर। मथुरा में हार गए, लेकिन बलरामपुर में जीत गए। और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंच गए। यहीं से उनकी नेशनल पहचान बननी शुरू हुई। लेकिन जॉनसन की सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही थी, ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन की पार्टी बनकर नहीं रह गई थी। साउथ इंडिया में पार्टी लगभग गायब थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था हिंदी पार्टी। जॉनसन खुलकर हिंदी के समर्थन में खड़ी थी, जिसे साउथ इंडिया में लोगों को लगने लगा ये पार्टी नॉर्थ इंडियन सोच थोपना चाहती है। पर उसी समय नॉर्थ इंडिया में जॉनसन धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, क्योंकि पार्टी लोकल इशू पकड़ रही थी। म्युनिसिपल इलेक्शंस और स्टूडेंट पॉलिटिक्स, रिलीजियस सेंटीमेंट, नेशनलिज्म, हर जगह धीरे धीरे नेटवर्क बनाया जा रहा था। और फिर आया 1962 का चुनाव। 1962 लोकसभा चुनाव में जॉनसन की सीटें बढ़कर 14 हो गई। यूपी और मध्य प्रदेश में पार्टी मेन अपोजिशन बनने लगी। लेकिन इसी बीच भारत की राजनीति में एक बड़ा झटका आया। 1962 इंडिया वर्सेस चाइना वार, भारत चीन युद्ध। 1962 भारत हार गया और पहली बार नेहरू की छवि कमजोर पड़ने लगी। देश में सवाल उठने लगे, क्या कांग्रेस अजय है? और जॉनसन जैसे दलों का यहीं से मौका मिला। 1964 आरएसएस ने एक नया संगठन बनाया,
विश्व हिंदू परिषद यानी VHP। और ध्यान से समझिए, जनसंघ चुनाव लड़ेगी, RSS संगठन संभालेगा और VHP धार्मिक माहौल बनाएगी, यानी पॉलिटिक्स इकोसिस्टम तैयार कर रहा था। और इसके तुरंत बाद एक ऐसा मुद्दा उठाया गया जिसने नॉर्थ इंडिया की राजनीति बदल दी। 1967 देश में अचानक गाय प्रोटेक्शन आंदोलन शुरू हो गए। साधु, धार्मिक संगठन, VHP, RSS और जनसंघ सब एक नैरेटिव बना रहे थे, गाय खतरे में है। कुंभ मेले से लेकर संसद तक गौरक्षा की मांग उठने लगी। 7 नवंबर 1966 दिल्ली, करीब 1 लाख साधु और प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ने लगे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, भीड़ हिंसक हो गई, सरकारी इमारतों पर हमला, आगजनी, फिर पुलिस फायरिंग, कई लोगों की मौत हो गई। और यही जनसंघ को समझ आया रिलीजियस इमोशन राजनीति में कितना बड़ा हथियार है। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पहली बार कमजोर पड़ी और जनसंघ 14 सीटों से सीधे 35 सीटों पर पहुंच गई। और पार्टी सिर्फ छोटी पार्टी नहीं रही थी। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जनसंघ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? अब जनसंघ उन लोगों से भी हाथ मिला रही थी जिन्हें वो पहले आइडियोलॉजिकल दुश्मन मानती थी। समाजवादी, लेफ्ट नेता, रिलीजियस पार्टीज सब साथ आने लगे। क्यों? क्योंकि एक नया फॉर्मूला बन चुका था, कांग्रेस को हराना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। और इसी दौरान एक आदमी पार्टी का सबसे बड़ा विचारधारक उभरा, दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन फिर अचानक उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। हत्या, साजिश या कुछ और था, आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। और उनकी मौत के बाद जनसंघ की कमान पूरी तरह पहुंचती है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में। लेकिन तभी भारत की राजनीति में एंट्री होती है एक ऐसी महिला की जिसने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी। नाम था इंदिरा गांधी। दोस्तों, कभी कभी राजनीति में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको सबसे ज्यादा ताकत भी देता है। और जनसंघ के साथ यही हुआ, क्योंकि जिस महिला ने पूरे विपक्ष को कुचल दिया था, उसी महिला की वजह से जनसंघ देश की सबसे बड़ी ताकतों में बदलने लगी। नाम था इंदिरा गांधी। 1960 के आखिर तक जनसंघ बढ़ तो रही थी, लेकिन अभी भी देश की मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बनी थी। तो अभी कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता उन्हें कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था इंदिरा गांधी सिर्फ नेहरू की बेटी है, असल कंट्रोल हमारा रहेगा। लेकिन इंदिरा गांधी वैसी नहीं थी जैसे लोगों ने सोचा था। उन्होंने आते ही एक के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। बैंक का नेशनलाइजेशन, यानी बड़े प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया। गरीब जनता खुश, लेकिन बड़े बिजनेसमैन और पुराने कांग्रेसी नेता नाराज हो गए। फिर इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं को मिलने वाला प्रीवी पर्स भी खत्म कर दिया, यानी अब सरकार पुराने राजघरानों को पैसा नहीं देगी। देश की आम जनता ने इंदिरा गांधी को गरीबों की नेता मानना शुरू कर दिया और यही जनसंघ कंफ्यूज हो गई। एक तरफ जनसंघ राष्ट्रवाद और आम आदमी की बात कर रही थी, दूसरी तरफ उसी पार्टी के साथ राजा महाराजा जोड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी से नाराज थे। सबसे बड़ा नाम था विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर की राजमाता। उन्होंने जनसंघ के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कोई रॉयल्स फैमिली जनसंघ के करीब आने लगी और पार्टी को फायदा भी होने लगा। क्यों? पैसा मिल रहा था, लोकल इन्फ्लुएंस मिल रहा था, ग्राउंड नेटवर्क मिल रहा था। लेकिन यही पार्टी के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वार शुरू हो गया। जनसंघ 2 हिस्सों में बंटने लगी। पहला ग्रुप बालराज माधो, इनका कहना था पार्टी को सिर्फ हार्डकोर हिंदुत्व पर टिकना चाहिए। दूसरा ग्रुप अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी का कहना था अगर कांग्रेस को हराना है तो सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच पॉपुलर भी बनना पड़ेगा। और यही जनसंघ ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ, वही जनसंघ जो कम्युनिस्टों और समाजवादियों की आलोचना करती थी, अब उन्हीं के साथ गठबंधन करने लगी। क्यों? क्योंकि एक नया फॉर्मूला बन चुका था, कांग्रेस हटाओ, और इसी फॉर्मूले के लिए आइडियोलॉजी साइड में रखी जा रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के कुछ फैसलों का समर्थन भी किया। बैंक नेशनलाइजेशन, कुछ मजदूर आंदोलनों, ट्रेड यूनियन इशू, इन सब वाजपेयी पहले वाले हार्डकोर राइट विंग नेता नहीं दिखते थे, यानी जनसंघ खुद बदल रही थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इंदिरा गांधी को देश के सबसे ताकतवर नेता बना दिया। पाकिस्तान युद्ध और दुर्गावाली लाइन। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। 13 दिन की लड़ाई और पाकिस्तान हार गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना
जिसका नाम था बांग्लादेश। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई और सबसे दिलचस्प बात, जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कह दी। सोचिए, जिस नेता से लड़ना था उसी की तारीफ करनी पड़ रही थी। यहीं से साफ हो गया जनसंघ के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा और तभी पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई। बालराज मोदक बार बार कह रहे थे जनसंघ अपनी असली विचारधारा छोड़ रही है। उन्होंने आरएसएस के बढ़ते कंट्रोल पर भी सवाल उठाए, लेकिन तब तक पार्टी पर आरएसएस की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी और पार्टी अध्यक्ष थे लाल कृष्ण अडवाणी। अडवाणी ने बालराज मोदक को पार्टी से निकाल दिया। ध्यान दीजिए, जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में से एक नेता अपनी ही पार्टी से बाहर कर दिया गया और कोई खुलकर उनके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। यहीं से साफ हो गया और पार्टी पर अंतिम कंट्रोल आरएसएस का है। जो आरएसएस का विरोधी था, फिर भी उसी आदमी का आंदोलन जनसंघ को सत्ता तक पहुंचाने वाला था। नाम था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। दोस्तों सोचिए, एक आदमी जो कभी आरएसएस को देश के लिए खतरा मानता था, वही आदमी बाद में आरएसएस और जनसंघ के साथ मंच शेयर करने लगा। और सिर्फ इतनी ही नहीं, उसके आंदोलन ने जनसंघ को पहली बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा दिया। उस आदमी का नाम था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। और यहीं से भारत की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली थी। 1973 और 74 में देश में महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, करप्शन के आरोप बढ़ रहे थे, लोग गुस्से में थे और सबसे पहले आग लगी गुजरात में, फिर बिहार में। बिहार के छात्रों ने तो एक संगठन बनाया, छात्र संघर्ष समिति। इसमें कई विचारधाराओं के लोग थे, समाजवादी, कांग्रेस विरोधी नेता और आरएसएस की स्टूडेंट विंग्स, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी। 18 मार्च 1974 पटना, बिहार विधानसभा के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ। मांग क्या थी? सरकार इस्तीफा दे। लेकिन प्रोटेस्ट हिंसक हो गया, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए और यहीं पर छात्र नेताओं ने फैसला लिया, अब हमें एक बड़ा चेहरा चाहिए और वो पहुंचे जेपी के पास। उस समय जेपी राजनीतिक छोड़ चुके थे, उनकी इमेज एक ईमानदार गांधीवाद नेता की थी। लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। पहले तो जेपी हिचकिचाए, उन्हें डर था आंदोलन हिंसक हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, यहीं से खेल बदल गया, क्योंकि अब छात्र आंदोलन सीधे इंदिरा गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। अब यहाँ कहानी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है। जेपी पहले आरएसएस के आलोचक थे। उन्होंने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन अब उसी आंदोलन में आरएसएस और जनसंघ पूरी ताकत से शामिल थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मौका दिख रहा था इंदिरा गांधी को चुनौती देने का। जेपी ने कहा, किसी भी मास मूवमेंट में लोगों को आने से नहीं रोका जा सकता। धीरे धीरे आरएसएस ने अपनी इमेज बदलना शुरू की। ध्यान दीजिए, जिस आरएसएस पर गांधी हत्या के आरोप लगे थे, वही आरएसएस खुद को गांधीवाद बताने लगी। अजीब है ना? आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरास कहने लगे, गांधी और आरएसएस में बहुत समानताएं हैं। आरएसएस ने स्वदेशी जैसे गांधीवाद आइडियाज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जेपी की वजह से उन्हें मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिल रही थी। और यही वो मूवमेंट था जब जनसंघ अनटचेबल पार्टी से मेन स्ट्रीम अपोजिशन बनने लगी। 1974 आते आते जेपी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। अपोजिशन पार्टी एकजुट होने लगी। जनसंघ, सोशलिस्ट, कांग्रेस, लोकदल, अकाली दल सब एक मंच पर आ गए। नारा था इंदिरा गांधी को हटाओ, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा झटका आना बाकी था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। देश में भूचाल आ गया। जेपी ने खुलकर कहा, इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। ओपोजिशन सड़क पर उतर आया और फिर भारत के लोकतंत्र की सबसे कंट्रोवर्शियल रात आई। रातों रात देश में इमरजेंसी लगा दी गई। भारतीय आपातकाल 1975 से 1977 में फोन लाइनें बंद कर दी गई, प्रेस सेंसर, ओपोजिशन लीडर गिरफ्तार किए गए और साथ ही आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। जेपी को गिरफ्तार किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। देश में हजारों लोग जेल में डाले गए। लेकिन वहीं वो चीज हुई जिसने जनसंघ को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष नेताओं को साथ जेल में रखा गया। समाजवादी, लेफ्ट नेता, जनसंघ वाले सब साथ में। और पहली बार बाकी ओपोजिशन को महसूस हुआ जनसंघ सिर्फ एक फ्रिंग पार्टी नहीं है। यानी जिस पार्टी से लोग दूरी बनाते थे, अब वही पार्टी लोकतंत्र बचाने वाली ताकत की तरह दिखने लगी। और दोस्तों, यहीं से जनसंघ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल
लेक्टिमेसी शुरू हुई। अब इंदिरा गांधी हार गई तो अपोजिशन का नेता कौन बनेगा, कौन पीएम बनेगा? क्या जॉनसन अब पुरानी पहचान छोड़कर एक नई पार्टी में शामिल हो जाएगी? क्योंकि अब बनने वाली थी एक ऐसी पार्टी जिसने पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर फेंका। नाम था जनता पार्टी। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक पार्टी जिसे कभी अछूत माना जाता था, जिसे समाजवादी भी दूरी रखते थे, वही पार्टी अचानक देश की सत्ता के अंदर पहुंच जाए, कैबिनेट में बैठ जाए और सरकार चलाने लगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये जॉनसन की असली कहानी है। लेकिन सत्ता तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या आरएसएस और जॉनसन सच में बदल गए थे या ये सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी थी? इमरजेंसी खत्म होने वाली थी, देश में घुसा था, लोग इंदिरा गांधी से नाराज थे और तभी जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराकर ऐलान कर दिया। शायद उन्हें लगा था ओपोजिशन बिखरा हुआ है, लेकिन ओपोजिशन ने ऐसा दांव खेला जिसने भारतीय राजनीति बदल दी। ओपोजिशन पार्टी ने तय किया, अगर कांग्रेस को हराना है तो सबको मिलकर एक पार्टी बनानी होगी, और यही बना जनता पार्टी। इसमें शामिल थे जनसंघ, सोशलिस्ट, कांग्रेस, लोकदल, कोई रिलीजियस ग्रुप, और सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह थी, जॉनसन ने कहा हम अपनी पार्टी का विलय करने को तैयार हैं। सोचिए, सालों मेहनत से बनाई पार्टी खुद खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्य सिर्फ एक था, इंदिरा गांधी को हराना। इलेक्शन रिजल्ट्स आए और पूरा देश शौक में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हार गई, इमरजेंसी लगने वाली थी, इंदिरा गांधी हार गई और पहली बार दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। लेकिन इस सरकार के अंदर सबसे मजबूत ग्रुप कौन था? पुराना जनसंघ। उन्हें 93 सीटें मिली और अब जनसंघ के नेता सरकार के अंदर थे। अटल बिहारी वाजपेयी बने फॉरेन मिनिस्टर, लाल कृष्ण आडवाणी बने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, यानी जो लोग कभी ओपोजिशन में थे अब सरकार चला रहे थे। लेकिन दोस्तों यही एक और बड़ा बदलाव आया। अब जनसंघ वाले खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि गांधीवादी हिंदू बताने लगे। एंटी मुस्लिम टोन कम हो गए, पॉजिटिव सेकुलरिज्म जैसे बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पूरे देश को साथ लेकर चलना था। जनता पार्टी बाहर से एक थी लेकिन अंदर से पूरी तरह बटी हुई थी। सबसे बड़ा विवाद था आरएसएस। समाजवादी नेताओं को कहना था जॉनसन के लोग अभी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और यहीं से शुरू हुआ ड्यूल मेंबरशिप कंट्रोवर्सी। क्या जनता पार्टी का नेता साथ साथ आरएसएस का सदस्य भी रह सकता है? चौधरी चरण सिंह और समाजवादी गुट ने साफ किया, आरएसएस एक सांप्रदायिक गठबंधन है। अगर जनसंघ वाले आरएसएस नहीं छोड़ते तो उनकी वफादारी जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन जनसंघ नेताओं ने जवाब दिया, आरएसएस तो सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पॉलिटिकल नहीं है। और यही आर्गुमेंट आज तक सुनाई देता है। जेपी चाहते थे आरएसएस खुद को बदल दे, सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित ना रहे, पूरे देश का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बने। लेकिन आरएसएस तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हम मुसलमानों को भी शामिल करेंगे अगर वो आरएसएस के प्रिंसिपल माने। यानी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। 1878 और 69 में अलीगढ़ और जमशेदपुर में दंगे हुए। आरएसएस और जनसंघ पर आरोप लगे। अब जनता पार्टी के अंदर प्रेशर बढ़ गया, समाजवादी गुट खुलकर भिड़ गया, और दूसरी तरफ जनसंघ वाले अभी भी जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहे थे, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी का सपना था एक दिन जनता पार्टी के रास्ते पीएम बने, इसलिए वो लगातार मॉडरेट इमेज बनाए हुए थे। लेकिन अब सरकार टूटने वाली थी। 1969 आते आते जनता पार्टी दो हिस्सों में बट गई। चौधरी चरण सिंह अलग हो गए, सरकार गिर गई और देश में दोबारा चुनाव हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? जनता ने फैसला दिया अपोजिशन सरकार नहीं चला सकता। 1980 में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई और यही पुराने जनसंघ नेताओं को समझ आया, अब नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नई इमेज बनानी पड़ेगी। 1980 में जनसंघ खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी टूट चुकी थी, और जिन नेताओं ने कभी सोचा था कि वो कांग्रेस को हमेशा के लिए हटा देंगे, वो खुद बिखर चुके थे। लेकिन यहीं से जन्म लेने वाली थी भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक मशीन, नाम था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शौक ये था, आज जिस बीजेपी को लोग हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं, गांधीवाद समाजवाद से हुई थी। 1979 और 80 के बीच जनता पार्टी टूट चुकी थी। सबसे बड़ा विवाद वही था, आरएसएस। समाजवादी नेता चाहते थे जनसंघ वाले आरएसएस छोड़े, लेकिन जनसंघ नेताओं ने साफ मना कर दिया और आखिरकार 5 अप्रैल 1980 में पुराने जनसंघ नेताओं ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है।
नई बीजेपी ने कोशिश की कि लोग उसे पुराने जनसंघ ना समझें, इसलिए पार्टी में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिनका जनसंघ या आरएसएस से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। और फिर पार्टी प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने घोषणा की बीजेपी अब बात करेगी गांधीयन सोशलिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। ध्यान दीजिए, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी जो पार्टी बाद में राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बनी, वो शुरुआत में सॉफ्ट और मॉडरेट इमेज बना रही थी। क्यों? क्योंकि जॉनसन का पुराना टैग अभी भी लोगों के दिमाग में था। 1984 लोकसभा चुनाव और तभी देश को सबसे बड़ा शौक लगा, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश इमोशनल हो गया, सहानुभूति की लहरें चली और चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन बीजेपी सिर्फ दो सीटें दोस्तों। यहीं पर बीजेपी को सबसे बड़ा रियलिटी चेक मिला। पार्टी समझ गई सिर्फ गांधीवाद और सेकुलरिज्म से हम कांग्रेस को नहीं हरा सकते। और फिर पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बदली। 1980 के आखिर में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों ने मिलकर एक नया मुद्दा उठाया, राम जन्मभूमि। अब नैरेटिव बदल चुका था। गांधीवाद, समाजवाद पीछे चला गया, अब हिंदुत्व फ्रंट सीट पर आ गया। यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होती है। यहीं से बीजेपी तेजी से बढ़ने लगती है। फिर 1996 में एक ऐतिहासिक पल आता है। वही 27 साल का लड़का प्रधानमंत्री बन गया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस 27 साल के लड़के को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था, वही लड़का 72 साल की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बनता है। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, पॉलिटिक्स होती है टाइमिंग, नैरेटिव, अलायंस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों तक संगठन बनाया, भारतीय जनसंघ ने पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बदलकर पूरे देश की राजनीति बदल दी। आज 2014 से लेकर अब तक बीजेपी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है।